अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स, वो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको नोट करेंगे। ये हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये लिस्ट वाइज मैंने लिखा हुआ है। कभी बाय चांस क्वेश्चन आता है कि 14 प्रिंसिपल्स के सिर्फ नाम लिखिए, तो आपको ये पूरा 14 प्रिंसिपल्स की लिस्ट आपको लर्न करनी है। वन बाय वन मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू फेयोल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि काम को आपको बांट कर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई टास्क अगर आपको मिला है तो सभी मिलकर एक साथ पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसमें काम को बांटा भी जा सकता है। जैसे 5 लोगों को एक काम करना है, कोई भी, तो उसमें सपोज़ एक प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आना और उसके मदद से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना है। तो पहला जो है वो एक बंदे को जो आप मार्केट से ख़रीदने का रॉ मटेरियल ख़रीदने का टास्क बांट सकते हैं। एक बंदे को आप उसको प्रोसेस करने का काम दे सकते हैं। तीसरे बंदे को उसकी पैकिंग का काम दे सकते हैं। देन फोर्थ को आप उसको सेलिंग का काम दे सकते हैं। और फिर फिफ्थ वाले को आप कोई और ओवरऑल प्रोसेस वॉच आउट करने का काम दे सकते हैं या फंड रेज करने का काम दे सकते हैं। तो इस तरह से एक काम को बांट कर करना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और कंप्लीट होती है, स्पेशलाइजेशन भी बंदे में आता है। एक बंदा अगर रिपीटेडली एक ही तरह का काम करेगा तो उसको स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, मतलब वो काम का वो एक्सपर्ट हो जाएगा। दो टास्क इसमें चीज़ें होती हैं, कंप्लीट होती हैं। तो एक तो इसमें एक टाइम बचता है आपका, उसके बाद उसकी एनर्जी बचेगी बंदों की, और तीसरा ये है कि इसमें बंदे में स्पेशलाइजेशन आएगा, काम का वो एक्सपर्ट होगा। तो ये पहला प्रिंसिपल हुआ कि काम को आपको बांट कर करना है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, एक तराजू यहाँ पर बना हुआ है जिसमें ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बराबर है। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। यदि आप किसी को पावर देते हैं तो उसको जिम्मेदारी भी दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें। और यदि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको पावर भी दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि आपने किसी वर्कर को एक टारगेट दिया कि आपको एक दिन में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, 1000 यूनिट उसको बनाना है एक दिन के अंदर, तो ये तो आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन उसको पावर देना पड़ेगा कि वो रॉ मटेरियल भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकाल सकता है। जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो रॉ मटेरियल भी विड्रॉ कर सकता है। यदि आपने रॉ मटेरियल निकालने की उसको अथॉरिटी नहीं दी तो वो अपना टास्क में अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा, अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उसकी फिर जिम्मेदारी उसकी नहीं है, मतलब वो उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा, आप ज़िम्मेदार होगे, क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। तो इसी तरह से यदि आपने किसी बंदे को अथॉरिटी दे दी, मतलब किसी बंदे को आपने फ़ंड दे दिया कि आप चाहे जितना फ़ंड निकाल सकते हो, ये अथॉरिटी दे दी, लेकिन उसको फ़ंड को यूज़ करने की जिम्मेदारी नहीं दी कि उसको उस फंड का करना क्या है, उससे रॉ मटेरियल ख़रीदना है या कहीं कंस्ट्रक्शन के वर्क में लगाना है, तो वो उस पैसे को पूरा वेस्ट कर देगा। उस जो भी फ़ंड उसको दिया जाएगा उसको पूरा वेस्ट कर देगा, क्योंकि आपने उसको कुछ काम तो बताया नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मैनेजर के लिए कि वो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्कर्स में बराबर बराबर का बांटे। द नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बंदा काम कर रहा है और 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं। तो डिसिप्लिन, यहाँ पर इनडिसिप्लिन देखने को मिलता है जब 2 बंदे शाउट करेंगे या डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो तीसरे बंदे को काम करने में भी दिक्कत होगी। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे, डिसिप्लिन का मतलब होता है काम में सिंसियरिटी लेकर आना, रूल्स को फॉलो करना, जो बातें करने के लिए, जो काम करने के लिए मना किया गया है उसको नहीं करना, और सिर्फ अपने टास्क पे कंसंट्रेट करना, इसका मतलब होता है डिसिप्लिन। तो हर बंदे को, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करता है, हर बंदे की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो डिसिप्लिन में रहकर काम करे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पर आपको पिक्चर में एक एम्प्लॉई दिख रहा है जो परेशान है अपने 2 बॉसेस से। 2 बॉसेस उसको इस तरह से कमांड कर रहे हैं कि देखो, एक बोलता है कि पहले मेरा काम करके दो, दूसरा बॉस बोलता है पहले मेरा काम करके दो। तो ऐसे में एम्प्लॉई जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसका काम करे। तो यूनिटी ऑफ कमांड आपको यही बताता है कि सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो एक ही बॉस से मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बॉस उसको हैंडल करेगा, वही उसको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन देगा, जिससे काम के दौरान
वो डिस्टर्ब ना हो या कंफ्यूज ना हो। ये यूनिटी ऑफ कमांड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलग से क्वेश्चंस बनने के भी आते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एक ही निर्देश पर काम करना या एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में काम करना। सपोज़ आपके फुटबॉल प्लेयर होते हैं 11 एक टीम में, अगर 11 के 11 एक ही तरफ गोल मारने की कोशिश करें, एक ही टारगेट की तरफ भागें या उसको फोर्सफुली कम करने की कोशिश करें, तो उनको उनका टारगेट अचीव भी हो जाता है। सपोज़ आपने कभी देखा है कि 10 बंदे तो अपनी सामने की तरफ गोल मारने को तैयार है, लेकिन एक बंदा जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, या वो चाहता ही नहीं है मैच को जीतना, तो वो बाकी के 10 को भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एक टीम की तरह काम करें और एक ही डायरेक्शन में काम करें। यहाँ पर एक स्लोगन भी है, 1 हेड एंड 1 प्लान। मतलब ये है कि जब भी वर्कर्स एक प्लान पर काम करें तो उनका हेड भी एक ही होना चाहिए। जब हेड एक होगा तो उनको गाइडेंस भी प्रॉपर एक ही हेड की तरफ से पूरी मिलेगी और एक ही प्लान पर काम करना पड़ेगा, जिससे वो एक डायरेक्शन में काम करने में आसानी महसूस करेंगे। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब हमारा लक्ष्य और जनरल इंटरेस्ट मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य। देखिए, आप ये चाहते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भर्ती हुए हैं, वहाँ पर जब एडमिशन आपने लिया है, तो आप ये चाहते हैं कि आप वहाँ से ज़्यादा इंक्रीमेंट कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कमाएं। लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ना होने की वजह से वो आपको ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाती है या इंसेंटिव नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर आपको कंपनी को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कंपनी के सेक के लिए, कंपनी के फ़ायदे के लिए। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आपको अपना टारगेट हासिल करना है, अपना इंटरेस्ट अचीव करना है, तो आपको कंपनी की इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ेगा। तो कंपनी के बेनिफिट के लिए आप काम करोगे तो कंपनी भी फिर कंपनी को जब फ़ायदा होगा तो वो आपके फ़ायदे के लिए काम करेगी। तो आपको अगर अपना लक्ष्य हासिल करना है तो कंपनी के लक्ष्य के लिए काम करना पड़ेगा। इसी तरह से हर वर्कर काम करे, अपना फ़ायदा छोड़े और ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए काम करे, तो उसी को कहा जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पर देखें, एक बॉस हैं और एक एम्प्लॉय हैं। मैडम, एज़ पर योर ऑर्डर्स आई वर्क ओवर टाइम एंड कम्प्लीटेड माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैडम ने उसको एक वादा किया था कि जब भी वो ओवर टाइम करेगा और अपना टास्क कंप्लीट करेगा तो उसको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर वर्कर ये बोल रहा है कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया, ओवर टाइम भी किया और मैंने अपना टास्क को कंप्लीट किया है। तो मैडम भी उससे वादा करती है, मतलब ये बोलती है, उसको रिप्लाई देती है कि ठीक है, जैसा आपने अपना काम कंप्लीट किया, मैंने जैसा कि आपको वादा किया था, आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब वर्कर से आप जितना भी काम ले रहे हैं या ओवर टाइम ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वर्कर से ज़्यादा काम ले लो और उसके बाद उनको सैलरी बिल्कुल कम से कम दो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वर्कर को इंक्रीमेंट मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम से वो ज़्यादा ईमानदारी से वो काम करेगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का एक हाथों में होना। मतलब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा अपने सभी एम्प्लॉयज़ को ये बोलता है कि कोई भी काम करो तो मुझसे पूछकर करो, जो भी डिसीजन लेना होगा वो मैं ही लूँगा और मुझसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करेगा। ऐसी मेथड को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर डिसीजन लेने का पावर एक ही बंदे के हाथ में होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन लेने के पावर को डिलीगेट कर देना एक से ज़्यादा बंदों में। जब मालिक को, बॉस को ये लगता है कि उसके एम्प्लॉय ज़्यादा समझदार हैं और एक्सपीरियंस हो गए हैं, ईमानदार भी है, ऑनेस्ट भी है, तो वो ये बोल सकता है कि मुझे सिर्फ काम कंप्लीट चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है वक्त के हिसाब से। कभी कोई डिसीजन लेना पड़ जाता है सेंट्रलाइजेशन का, कभी डिसेंट्रलाइजेशन का, तो दोनों ही बेहतर होंगे। वो सिचुएशन आपको देखना पड़ेगी कि कौन सी सिचुएशन में आपको सेंट्रलाइजेशन अप्लाई करना है और कौन सी सिचुएशन में आपको डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ स्केलर चेन। ये स्केलर चेन का मतलब होता है एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन है। जब भी एक लोअर रैंक वाला बंदा अपने बॉस को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वो डायरेक्ट उस तक नहीं जा सकता,
वो पहले अपने सीनियर के पास जाएगा, फिर वो उनके सीनियर के पास जाएगा, फिर वो उनके सीनियर के पास जाएगा। इस तरह से 3-4 लेवल से होकर बॉस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। उसी तरह से बॉस को अगर कोई एम्प्लॉय को, सबसे लोअर रैंक एम्प्लॉय को अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देना होगी तो वो भी इसी चैनल के थ्रू आएगी, बॉस डायरेक्टली उसको बताने के लिए नहीं आएगा। इसे स्केलर चेन कहा जाता है। उसका डायग्राम है, ये देखिए, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, A B C D E और F। एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है L M N O P। अब यहाँ पर A को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना होगी F को, तो पहले A B को देगा, B से फिर वो C के पास जाएगी, C से D के पास, D से E के पास और E से F के पास। ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट में भी चलेगा। अब सपोज़ अगर सेम लेवल के बंदे हैं, सेम लेवल के बंदे F और P जो एक ही डिपार्टमेंट में एक ही लेवल पर लेकर काम करते हैं, लोअर रैंक एम्प्लॉय हैं, अगर इनको काम के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपस में बात कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इस मेथड को कहा जाता है गैंग प्लान। तो ये चेन रिएक्शन है या चेन स्केलर चेन का डायग्राम है। इसको आप अच्छी तरह से लर्न करें, इसके लिए भी अलग से क्वेश्चन आता है। द नेक्स्ट वन इज़ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है प्रॉपर सीक्वेंस। जब भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को अरेंज करें या अपनी मशीनरीज़ को अरेंज करें, उनका प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। इस तरह से वो असेंबल होना चाहिए, जमे हुए होना चाहिए कि आपको काम करना बहुत आसान हो जाए, मतलब फंक्शनिंग वर्क ही आसान हो जाए। इस तरह से आपको उसको सीक्वेंस में बरकरार रखना पड़ता है। मशीनरीज़ भी आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में हमारी मम्मी भी काम करती हैं किचन में, तो किचन में हर एक चीज़ प्रॉपरली जमी हुई होती है। वो हर एक चीज़ को इस तरह से जमा कर रखती हैं कि उनको काम करने में आसानी हो जाए, तो इसे बोलते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट वन है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल। सभी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, चाहे आपके सगे वाले हों, रिश्तेदार हों या फिर कोई गैर हो, सभी के साथ बराबर का व्यवहार आपको करना है। सभी एम्प्लॉयज़ आपकी नज़र में बराबर होने चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब होता है किसी बंदे को रुकने का मौका देना। जब भी कोई नया एम्प्लॉय आपके पास आया है तो वो काम करने से घबराएगा। बार बार उसके काम में अगर मिस्टेक निकालोगे या फिर उसको डांटोगे तो वो काम छोड़कर भागने की कोशिश करेगा। उसको धमकाना नहीं है कि हम आपको निकाल देंगे, हमें आपका काम पसंद नहीं आ रहा है। जब एक बंदा किसी जॉब पर आता है, नया बंदा, तो उसको थोड़ा सा संभलने का मौका दिया जाना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ी सी उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, थोड़ा सा उसको समझाते हुए और बहुत प्यार से मोटिवेट करके उसको काम पे सेटल होने देना चाहिए। तब वो जब वो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो काम को बेहतर तरीके से करने लगेगा और इससे उसमें ऐसी फीलिंग भी आएगी कि मेरा बॉस जो है वो मेरी ज़्यादा गलतियाँ नहीं निकालता है, बॉस मेरा अच्छा है। तो इसलिए वो आपको मोटिवेट भी फील करेगा और सपोर्टिव भी रहेगा। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है जिसने अच्छा काम करा उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम एम्प्लॉय ने किया और आप अपने बॉस को जाकर बताते हो कि मैंने काम करवाया या मेरे द्वारा काम हुआ है, मैंने जो बताया उसके मुताबिक ही काम किया गया, इसलिए सारी वाहवाही जो है वो मैं ही लूट कर ले जाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वर्कर्स आपके यहाँ बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। आप उनको मोटिवेट करें, उनको सर्टिफिकेट दें, उनको इंक्रीमेंट दें या सबके सामने उनका वेलकम करें। किसी भी तरह से उनको इनिशिएटिव मिलना चाहिए जिससे आगे जाकर वो और ज़्यादा बेहतर काम कर पाए। लास्ट है स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। वर्कर्स के अंदर आपको ये स्पिरिट जगाना पड़ेगी कि आप एक टीम हो, एकजुट रहकर आपको काम करना है, ग्रुप में काम करना है और एक ही टारगेट को हासिल करने के लिए काम करना है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई गैर नहीं है, सभी अपने हैं और सभी को एक टीम की तरह काम करना है। टीम स्पिरिट सबके अंदर डेवलप होने के बाद काम ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है और आपको टारगेट्स आपके हासिल होने लगते हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल्स थे पेयोल के। इसको आप दोबारा से रिपीट करके भी चाहे तो देख सकते हैं। कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। 14 प्रिंसिपल्स सारे इंपॉर्टेंट है। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप इन पैराग्राफ में से शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।